हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का जो ये है नेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेट के पेपर 2 में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स का जिनका सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये पूरा ही वीडियो। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ नेट के लिए ही नहीं बल्कि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं या फिर और जो भी अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आईएफआरएस के बारे में जानना। इस वीडियो में हम आईएफआरएस के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि है क्या, कैसे बनाया है, क्या क्या इसमें एजम्पशंस होती हैं और पूरी आईएफआरएस की लिस्ट हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर प्रियंका सिंगला नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी। वहाँ पर मैंने नेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये है आईएफआरएस की फुल फॉर्म। तो आईएफआरएस की फुल फॉर्म भी आ सकती है क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म जो है कई बार पूछ ली जाती हैं, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर फुल फॉर्म्स आती रहती हैं। तो आईएफआरएस की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, आईएफआरएस की ज़रूरत क्यों थी? आईएफआरएस से पहले क्या होता था, इंडिया में कुछ इंड एएस फॉलो करती थी और एएस फॉलो किए जाते थे। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एएस ये हम अलग अलग पढ़ेंगे वीडियोस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं जिन्हें एएस बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हम फर्दर लिस्ट देखेंगे अलग अलग वीडियोस में। इनके लिए अलग से वीडियोस है, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आईएफआरएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले क्या होता था, इंडिया में इंड एएस फॉलो किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बिज़नेस जो हो गया है वो ग्लोबलाइज हो गया है, दूसरे देशों के साथ बिज़नेस किया जाता है। तो ऐसे में क्या है, वहाँ पर सभी देश जो आपस में बिजनेस करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, उसके लिए क्या है, कुछ कॉमन चीज़ होना ज़रूरी था। एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने ज़रूरी थे कि वो एक दूसरे के अकाउंट्स को देख पाएँ, जान पाए, जिससे कि क्या है, बिजनेस करना आसान हो जाए। तो उसके लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए गए। सभी देशों की कमेटी ने मिलकर क्या है, जो बोर्ड बनाया, एक उस बोर्ड में क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि जो भी कंपनी आपस में लेन देन करेगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगी, तो उन्हें क्या है, ये फॉलो करने होंगे, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, इनके अकॉर्डिंग जो है अपने अकाउंट्स बनाने होंगे, ताकि क्या है, दूसरे देश के लोग भी जो हैं आपके देश के अकाउंट्स को देख पाएँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इंडिया में बैठी हूँ और मैंने यूएस के किसी पर्सन के साथ कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, कुछ भी वहाँ से माल खरीदा या कुछ भी माल बेचा, ठीक है। तो अब मैंने अपनी बुक्स में क्या किया, अपने इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग कर दी उस ट्रांजैक्शन की। अब वो पर्सन अगर देखना चाहता है तो वो नहीं देख पाएगा इसे, क्योंकि वहाँ के एएस कुछ अलग होंगे, तो वो इसको नहीं समझ पाएगा इन अकाउंट्स को, ठीक है, कि क्या रूल्स फॉलो कर रखे हैं, क्या नहीं कर रखे। तो उसके लिए क्या था, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी था जिसके अकॉर्डिंग सभी देश जो है अपने अकाउंट्स बना सके, ताकि एक दूसरे के अकाउंट्स वो देख सके, ट्रांसपेरेंसी आए अकाउंट्स में। तो इसके लिए आईएफआरएस बनाए गए, जिन्हें क्या है, सभी लोगों को फॉलो करना होता है, सभी देश को इसके अकॉर्डिंग बनाने होते हैं जो भी दूसरे देश से व्यापार कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि हम मान लीजिए इंडिया में है, अलग अलग ऐसे ही अलग अलग देश हैं, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती है। इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती है। अब इंडिया के लोग कहीं बाहर जाएंगे, यूएस में गए, तो वहाँ पर अगर हिंदी बोलेंगे वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो इसके लिए, या यूएस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में आकर क्या है, वो अगर इंग्लिश बोलेंगे तो यहाँ के लोगों को नहीं समझ आएगी, या वहाँ की यूएस की लैंग्वेज जो भी है वो बोलेंगे, यहाँ पर नहीं समझ आएगी। तो इसके लिए क्या है, कुछ कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी था, इसलिए जैसे इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज बनाई गई, ठीक है। अब
कोई भी देश क्या है, अगर ऐसे एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश जिसमें समझ सकता है एक दूसरे की बात को, और कोई अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो इंग्लिश मानी जाती है कॉमन लैंग्वेज जिसके अकॉर्डिंग बात आपस में कर सकते हैं दूसरे देश के लोग भी। इसी तरह से अकाउंटिंग में था, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी था ताकि व्यापार करते समय एक दूसरे के अकाउंट्स जो है देख पाएँ। ठीक है, उसलिए क्या बनाया गया, IFRS बनाया गया। तो ये हो गई IFRS क्यों बनाए गए, क्यों लाए गए, उनकी बात। उसके बाद बनाता कौन है, तो IASB है। IASB की फुल फॉर्म क्या है, फर्दर ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है IASB की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसमें अलग अलग देश के कुछ मेंबर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। तो IASB जो है वो IFRS बनाता है और उसे इशू करता है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके देखिए। सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी आएगी, अकाउंट्स जो हैं सभी सिमिलर रूल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो उससे क्या है, एक दूसरे के अकाउंट्स अलग अलग देश के लोग आसानी से देख सकते हैं, जिससे यूनिफॉर्मिटी आएगी। और क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। अब कोई भी बिजनेस करने से पहले हिचकिचाएगा नहीं। पहले क्या होता था कि कोई दूसरा देश का है, मान लो वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाह रहा है, लेकिन क्या है, वो यहाँ पर बिजनेस करने से डरता था, क्योंकि क्या है, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके समझ में नहीं आते, यहाँ के रूल्स उसके समझ में नहीं आते। लेकिन IFRS आने से क्या हो गया, कॉमन रूल्स हो गए, तो क्या है, वो अकाउंट भी आसानी से समझ पाएगा, अकाउंटिंग यहाँ की देख पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, कोई किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं रहती बिजनेस करने में, जिससे ग्लोबलाइजेशन अच्छा होगा। और क्या है, मोर ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे के अकाउंट सभी जो है देश देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। कंपैरिजन, कंपैरिजन करना आसान होगा। सेम रूल से बने हैं, हमारे ये इंडिया के बुक्स हैं, ये किसी और कंट्री के, अदर कंट्री के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, दोनों सेम स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं। जो स्टैंडर्ड इसमें फॉलो किए जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही इसमें फॉलो किए जा रहे हैं। तो क्या होगा, इनका आपस में अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, सभी कंट्री के लिए समझना आसान रहेगा, क्योंकि सभी सेम रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वही US फॉलो कर रहा होगा, वही और कोई कंट्री फॉलो कर रही होगी, सपोज चाइना फॉलो कर रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे लिए इनके बुक्स भी समझना आसान होगा, इनके बुक्स भी और कंट्रीज हैं उनके बुक्स भी समझना आसान होगा। उसके लिए हमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स नहीं लर्न करने पड़ेंगे, एक ही स्टैंडर्ड है, वही वाले ये फॉलो कर रहे होंगे, तो इसलिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये तो हुई बेनिफिट्स की बात, ये सभी हैं बेनिफिट्स IFRS के। उसके बाद आता है कंप्लायमेंट, कंप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, IFRS को दो तरीकों से कंप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है IFRS अडोप्शन, जिसे अडोप्ट बोलते हैं, और दूसरा कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ज। तो अडोप्शन और कन्वर्जन क्या है, अडोप्शन में तो क्या है, जैसा कि इस IASB जो बोर्ड है इसने बनाए हैं वैसे के वैसे जो है स्टैंडर्ड्स एज इट इज उठाकर अडोप्ट कर लेना। जो इसने लिस्ट दी है IASB ने, जैसे ये मान लो IFRS की लिस्ट दे दी IASB ने, ये सेम टू सेम लिस्ट फॉलो कर लेना। इस पूरी लिस्ट को यूं का यूं अडॉप्ट कर लेना, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना। तो जो कंट्री ऐसा कर रही है वो क्या कहलाएगी कि वो अडॉप्ट किया उसने, IFRS अडोप्शन हो गया उसका। कंट्रीज अडॉप्ट IFRS प्रिपेयर्ड बाय IASB, जैसे IASB ने बनाए हैं वैसे की वैसे ही अडॉप्ट कर लेना। और कन्वर्जन में क्या है, उस अपने जो कंट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाना, IASB की लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाना, उसको क्या कहलाएंगे, कन्वर्जन कहलाएगा। वो प्रिपेयर ऑन स्टैंडर्ड इन लाइन विद IFRS के अकॉर्डिंग, जो IASB के बनाए हुए IFRS हैं उनके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, कन्वर्जन कहलाएगा। इंडिया है, US है, ऐसी कंट्रीज हैं जो कन्वर्जन फॉलो करती हैं। इंडिया में भी क्या है, कन्वर्जन फॉलो होता है। इंडिया के ने जो इंड AS अपना रखे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्या है, वो IFRS के अकॉर्डिंग अपना रखे। अब इंडिया ने क्या किया, IFRS में जो स्टैंडर्ड्स दिए गए थे वो सभी, उन सभी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है अपने अकाउंट्स नहीं बना पा रहा था, उसको कुछ और स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत थी अपने अकाउंट्स में, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ज़्यादा जो है विश्वसनीयता के लिए कुछ और। तो उसने क्या किया, IFRS को कंप्लाई करते हुए अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए, IFRS भी उठा लिए और कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर लिए अकाउंटिंग के लिए। तो उस
से क्या किया, इंडियन एएस प्रिपेयर कर लिए, यानी कि आईएफआरएस में कन्वर्जन करके उसे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, कन्वर्जन, या इसे बोल दिया आईएफआरएस कन्वर्ज। और जो एज इट इज अडॉप्ट कर रही है कंट्रीज, वो आईएफआरएस अडॉप्ट हो जाएगा। आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो किसी भी तरह से कंप्लाई कर सकते हैं, बस आईएफआरएस में जो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं उन सभी को कंप्लाई करना जरूरी है। ये तो हुई बेनिफिट्स और कंप्लायंस की बात। अब बात करते हैं एजम्पशंस। अब कोई भी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो उसको कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं तब बनाने के लिए। जैसे इंडिया एएस है या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडिया में फॉलो होते हैं, उनके लिए भी कुछ एजम्पशन थी, हमने पढ़ी थी। जैसे गोइंग कंसर्न फॉलो होता है, एक्रूअल बेसिस पर होती है, ये सभी हमने पढ़ी थी। एजम्पशंस हमने पढ़ी थी, अकाउंट के बेसिक्स में भी सभी ने पढ़ रखी होंगी, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आईएफआरएस की बात कर रहे हैं, तो आईएफआरएस के लिए भी कुछ अजम्पशंस जो हैं ली गई हैं। वो अजम्पशंस ये 4 हैं, जिसमें पहली 2 हैं वो तो पढ़ रखी है हमने, वो इंडिया में भी जो एजम्पशन ली गई हैं वही वाली हैं। तो फर्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न। पहला तो ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो कोई भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं, आईएफआरएस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, ये मानकर हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड की जाएगी जब वो अक्कर हुई, ना कि जब हमें कैश में मिली। ठीक है, यानी कि कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी बुक्स में, बल्कि एक्रू बेसिस पर की जाएगी। कोई ट्रांजैक्शन मान लीजिए आज हमने कर दी, आज हमने क्या है, एक पर्सन एक्स को सामान बेच दिया, हमारा कोई बिजनेस है और एक्स को हमने सामान बेच दिया, उससे पैसे अभी हमें मिले नहीं हैं, लेकिन क्या है, ट्रांजैक्शन तो कर दी, घुस तो गई है हमारे पास से, तो इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अकाउंट्स में। मान लीजिए वो पैसा दे रहे हैं हमें कुछ टाइम बाद, और तब तक क्या है, अब वाला अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आ गया है, तो उसे नेक्स्ट में नहीं बल्कि इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे हम। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब लेन देन कर रहे हैं, तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहता है एक्रूअल बेसिस। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आईएफआरएस में भी फॉलो होती है। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा है जो आईएफआरएस में फॉलो होती हैं अजम्पशन। थर्ड है मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट, और फोर्थ है कांस्टेंट परचेजिंग पावर। अब ये दोनों है क्या क्या, मेजरिंग यूनिट में क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है, जो भी इंडिया के एएस में हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। वो कैसे, तो इंडिया में क्या मान के चलते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी हमने परचेज की, कुछ भी चीज़, मान लीजिए कोई भी एसेट हमने परचेज की, ठीक है, तो उसकी परचेजिंग कॉस्ट पर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, इंडिया में ये मानकर चलते हैं। लेकिन आईएफआरएस के अकॉर्डिंग क्या है, उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि जो उसको करंट में वैल्यू चल रही है, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है इस टाइम, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर बनाते हैं अपने अकाउंट्स इंडिया में, लेकिन आईएफआरएस के अकॉर्डिंग क्या, किस तरह से लेना है हमने, कि हम कोई भी एसेट है, कोई भी गुड्स है, उसको करंट वैल्यू पर लेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं लेंगे, मार्केट वैल्यू करंट वैल्यू पर लिया जाएगा, उसे उसी तरह मेज़र किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, कांस्टेंट परचेजिंग पावर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर में क्या मानकर चलते हैं कि जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पर जो भी हमारी कैपिटल है, उसकी कैपिटल को हम रिवाइज करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल की हमें परचेजिंग पावर निकालनी होती है, करंट वैल्यू निकालनी होती है, उस पर कैपिटल को लिया जाता है, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट परचेजिंग पावर कहलाता है। तो ये 4 एजम्पशंस जो है आईएफआरएस के लिए ली जाती हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, मेजरिंग यूनिट, कांस्टेंट परचेजिंग पावर। गोइंग कंसर्न में क्या मानना है, बिजनेस हमारा चलता रहेगा, एक्रूअल बेसिस पर जब अक्कर होंगी ट्रांजैक्शन, जब ही उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। मेजरिंग यूनिट में एसेट्स को, गुड्स को करंट वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड उसे नहीं करना है। कांस्टेंट परचेजिंग पावर में कैपिटल की ईयर एंड पर, जब एंड हो रहा है हमारा ईयर, जब बुक्स एंड हो, क्लोजिंग का टाइम है, तब रिवाइज कर देखा जाता है कैपिटल को और उसे रिकॉर्ड किया जाता है।
तो ये थे सारी एजम्पशंस। उसके बाद आती है हमारे पास लिस्ट। IFRS क्या क्या है, लिस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हम स्टेप वाइज याद रखते हैं, AS1 किसका है, 2 किसका है, वैसे ही IFRS के भी याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूछ लिया जाता है IFRS 2 मान लीजिए किसका है, या फिर हमें कोई उठाकर दे दिया, मान लीजिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और हमें बताना होगा कि इसका नंबर कौन सा है, 4 है, 5 है, इस तरह से ऑप्शन हमें दे देंगे। तो नंबर याद रखने हैं और नेम याद रखने हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है IFRS 1। IFRS 1 किसका है, फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो यानी कि जब शुरू में जो है IFRS को अडॉप्ट किया था, उसका है ये स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है IFRS 2 जो है शेयर बेस्ड पेमेंट्स का। IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। IFRS 4 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। IFRS 5 है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। जो नॉन करंट एसेट्स हमने रखी हुई है सेल के लिए या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, उसका है IFRS 5 स्टैंडर्ड है। देन 6 आता है हमारे पास एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज की अकाउंटिंग कैसे होगी वो 6 में बता रखा है। देन 7 आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर कैसे करना है वो IFRS 7 के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसको IFRS को याद रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमें इजीली इंडियन स्टैंडर्ड भी याद हो जाएंगे, इंड AS है वो भी याद हो जाएंगे। क्योंकि इंड AS मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंड AS में क्या है IFRS को ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो कुछ IFRS ही मिलेंगे हमें इंड AS में भी देखने को, बाकी कुछ हमें एक्स्ट्रा याद करने होंगे। इंड AS के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर 7 तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से IFRS है। 8 है हमारे पास ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सेगमेंट्स के ऑपरेशन कैसे होंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, जो भी सेगमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई या ऑपरेशंस हुए हैं उसका किस में दिया गया है, हमें 8 में दिया गया है। तो 9 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 10 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती है, जब सब्सिडरी होल्डिंग के केस में बनती है। जैसे सब्सिडरी होल्डिंग ईयर एंड पर क्या किया जाता है, इनकी इकट्ठी बैलेंस शीट बनाई जाती है। सब्सिडरी के जो भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनको होल्डिंग से के साथ मर्ज करके दोनों की एक इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, जिसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी, IFRS 10 के अकॉर्डिंग होगी। देन 11 है जॉइंट अरेंजमेंट्स का। उसके बाद 12 आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। 13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। 14 है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। देन 15 आता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। 16 है लीज का और 17 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे वो IFRS 17 में हमें बता रखा है। ठीक है, तो ये 17 है, 1 से लेकर 17 तक IFRS दिए गए हैं IASB के अकॉर्डिंग। ये हमें याद रखने हैं, ज़रूर याद कीजिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि IFRS किसने इश्यू किए, IASB ने, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फिर कंप्लायंट कैसे होगा। इसका 2 तरीके से हो सकता है, या तो इसे एज इट इज़ अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर इसे अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ज कर अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अजम्पशंस हमने देखी 4 थी, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन हमने लिस्ट देखी IFRS की, तो टोटल कितने हैं ये भी ज़रूर याद रख लेना, 17 है टोटल। ठीक है, 1 से 17 तक है इसकी सीक्वेंस और हमें ये सभी लर्न करने हैं। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।